अपन पढ़ रहे थे मेंडल के वंशागति के सिद्धांत, और इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले अपन बैक क्रॉस की बात करते हैं कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं या बैक क्रॉस क्या होता है। सबसे पहले अपने को एक प्रभावी और एक अप्रभावी यानी दोनों समयुग्मकी नर और मादा मटर के पौधे हैं उनके बीच क्रॉस करवाना है। तो सबसे पहले अपन कैपिटल टी नर और स्मॉल टी मादा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो F1 पीढ़ी में अपने को कैपिटल टी स्मॉल टी संकर संतति पैदा होती है। अब इस संकर संतति का संकरण या क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करवाया जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को अपन बैक क्रॉस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण पैतृक पीढ़ी के किसी भी जनक के साथ करवाया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को बैक क्रॉस कहते हैं। ये डेफिनेशन है जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो डेफिनेशन ये हो गई। इसके बाद अपन क्रॉस करवा के देखते हैं। कैपिटल टी नर और स्मॉल टी मादा, यानी कैपिटल टी वाला प्रभावी है, स्मॉल टी वाला अप्रभावी है। जब इनमें अपन क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर संतति पैदा होती है, और जब इस संकर संतति का पुनः क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें से 50% पौधे संकर लंबे होते हैं और 50% पौधे शुद्ध लंबे होते हैं। अगर अपन इनके जीनोटाइप या फिनोटाइप की बात करें तो इसका फिनोटाइप है जिसमें सभी पौधे अपने को लंबे दिखाई देते हैं, और जीनोटाइप में 50:50 आता है, यानी 1:1 आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बैक क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है, F1 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। अब अगर इसी संकर संतति का संकरण अप्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ करवाया जाता है तो भी 2 है जो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 2 शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसका भी फेनोटाइप क्या होगा, इसका फेनोटाइप होगा 50% पौधे लंबे होते हैं और 50% पौधे बौने होते हैं। इसका अनुपात भी 1:1 होगा, जीनोटाइप अनुपात 1:1 होगा, और फेनोटाइप अनुपात है वो भी 1:1 होगा। अगर आपको पूछा जाए कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतति का संकरण जब प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो फेनोटाइप क्या होता है, सभी लंबे होंगे। यदि अप्रभावी के साथ करवाया जाता है तो जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों 1:1 होते हैं। अब बात करते हैं अपन टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? जब F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी संकर संतति का संकरण पैतृक पीढ़ी के समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और इस प्रकार के संकरण से F1 पीढ़ी के जीनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो संकर संतति पैदा होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बौने प्राप्त होते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही अनुपात 1:1 होता है, जबकि बैक क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात सभी लंबे होते हैं, F1 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, और जीनोटाइप है जो 1:1 होता है। टेस्ट क्रॉस से जीनों का पता चलता है और एक जीन प्रभावी और दूसरा जीन अप्रभावी होता है। अब अपन बात करें कि टेस्ट क्रॉस व बैक क्रॉस में क्या अंतर होता है। देखो क्वेश्चन आपको या तो टेस्ट क्रॉस का पूछा जाएगा या बैक क्रॉस का पूछा जाएगा, या टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात पूछा जाएगा, या
बैक क्रॉस का जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात पूछा जाएगा। अगर दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा तो आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर पूछेगा। अब अपन बात करते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के अंतर की। टेस्ट क्रॉस में देखते हैं सबसे पहले F1 पीढ़ी की संकर संतति का संकरण केवल समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी संकर संतति है तो इसका क्रॉस स्मॉल टी समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसको अपन टेस्ट क्रॉस कहेंगे। दूसरा है आपका बैक क्रॉस। इसमें F1 पीढ़ी की संकर संतति का संकरण पैतृक पीढ़ी के किसी भी जनक के साथ किया जा सकता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जो संकर संतति है उसका संकरण पैतृक पीढ़ी के प्रभावी और अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करवाया जा सकता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बैक क्रॉस। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस में 50% प्रभावी एवं 50% अप्रभावी लक्षण हमेशा होंगे, जबकि बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण पैतृक पीढ़ी के प्रभावी जनक से कराया जाता है तो सभी लक्षण एक ही प्रकार के प्रकट होते हैं। इसी प्रकार टेस्ट क्रॉस की बात करें तो इस परीक्षण में जीवों के जीनोटाइप का पता चलता है। अगर बैक क्रॉस की बात करें तो इसमें F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण पैतृक पीढ़ी के प्रभावी जनक से कराया जाता है तो सभी लक्षण एक ही प्रकार के प्रकट होंगे। टेस्ट क्रॉस में जीवों के जीनोटाइप का पता चलता है, जबकि बैक क्रॉस में जीवों की या जीनों की शुद्धता का पता नहीं लगता है और फिर आपको ये क्रॉस करके यहाँ पे बताना है कि टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होता है और बैक क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं युग्मक। युग्मक किसे कहते हैं? पूर्ण विकसित प्रजनन युक्त अगुणित कोशिका को युग्मक कहते हैं। नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु है जो युग्मक कहलाते हैं और युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, यानी पूर्ण विकसित प्रजनन युक्त कोशिका को युग्मक कहते हैं और युग्मक का निर्माण द्विगुणित कोशिकाओं से होता है और युग्मक खुद है जो स्वयं अगुणित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन निषेचन या फर्टिलाइजेशन की। अगुणित शुक्राणु व अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है वो द्विगुणित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन युग्मनज या जाइगोट। नर व मादा युग्मक के मिलने के बाद जो द्विगुणित कोशिका बनती है उसे जाइगोट कहते हैं और इसे फर्टिलाइज्ड एग की संज्ञा भी दी जाती है। अब बात करते हैं अपन लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या प्राणी या जीव का गुण जो अपने को दिखाई देता है या जिसको नापा जा सकता है उसे लक्षण कहते हैं। किसी व्यक्ति या प्राणी या जीव का गुण जो दिखाई देता है या जिसे नापा जा सकता है उसे लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा यानी कलर और सोमा यानी बॉडी, अर्थात रंगीन छड़ के आकार की काय को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात गुणसूत्र कोशिका में पाई जाने वाली रंगीन छड़ के आकार की काय होती है जो देहिक कोशिका में या कायिक कोशिकाओं में द्विगुणित होती है और युग्मक कोशिकाओं में या जनन कोशिकाओं में अगुणित होते हैं और इन्हीं गुणसूत्र पर जीन रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। आपको पूछ ले कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो गुणसूत्र कोशिका में पाई जाने वाली रंगीन छड़ के आकार की काय होती है जो कायिक कोशिकाओं में द्विगुणित होते हैं तथा युग्मक या जनन कोशिकाओं में अगुणित होते हैं और इन्हीं जीन पर रेखीय क्रम में, इन्हीं गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में जीन उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अपन F1 पीढ़ी की। F1 पीढ़ी जनक से प्राप्त प्रथम संतति को F1 पीढ़ी कहते हैं, यानी नर और मादा में सहवास के फलस्वरूप जो प्रथम संतति बनती है उसको F1 पीढ़ी कहते हैं।
अब बात करते हैं अपन F2PD की। जनक से प्राप्त प्रथम संतान का क्रॉस जब किसी जनक से करवाते हैं तो प्राप्त दूसरी संतान को F2PD कहते हैं। यानी जब नर और मादा का आपस में सहवास करवाते हैं तो जो संतति पैदा होती है उस संतति का दोबारा किसी नर या मादा के साथ सहवास करवाया जाता है और जो संतति पैदा होती है उसे F2PD कहते हैं। यानी अपने माता और पिता ने सहवास किया तो उसके फलस्वरूप अपन पैदा हुए और अपन जब किसी के साथ सहवास करेंगे और जो संतति पैदा होगी वो आपकी F2PD होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लिंग गुणसूत्र की। यानी लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में लिंग गुणसूत्र के रूप में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन पक्षियों में इसका उल्टा होता है। पक्षियों में नर है जो समयुग्मकी होता है यानी जिसमें ZZ गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा पक्षी है जो विषमयुग्मकी होती है जिसमें ZW प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करने में सहायक होते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। नर मनुष्य में XY और मादा में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरा है आपके लिंग सीमित लक्षण। यानी ऐसे लक्षण जिनके जीन ऑटोसोम पर या कायिक कोशिकाओं पर स्थित होते हैं और यह जीन दोनों लिंगों में होते हैं। नर में भी होंगे और मादा में भी होंगे, लेकिन एक लिंग में लिंग हार्मोन की उपस्थिति के कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं और दूसरे लिंग में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, मुर्गे में किलंगी का विकास, गर्भित गाय में थनों का विकास, ये सभी है जो लिंग सीमित लक्षण के उदाहरण है। ये है लक्षण जो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन नर में नर हार्मोन की उपस्थिति के कारण प्रभावी होते हैं और मादा में मादा हार्मोन की उपस्थिति के कारण प्रभावी होंगे। जैसे पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आना नर हार्मोन के कारण प्रभावी होता है और मादा में दाढ़ी मूंछ नहीं आती है क्योंकि मादा में वो लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उसमें प्रभावी लक्षण है वो नहीं होता है। तो यह आपके लिंग सीमित लक्षण, लिंग गुणसूत्र और F1PD वगैरह है, इनके बारे में हो गया। इससे आगे का है जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।